हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 50 टू क्वेश्चन नंबर 60। 10 क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 61। Question number 61. Two capacitors C1 and C2. Two capacitors C1 and C2. Two capacitors C1 and C2 are charged to 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ये C1 है, इसको हमने चार्ज कर दिया, इसको हमने चार्ज किया है इन क्वेश्चन इन मेंशन 120 वोल्ट, ठीक है। और अनदर कैपेसिटर है C2, इसको हमने चार्ज किया है, C2 को हमने चार्ज किया है 200 वोल्ट। गेटिंग इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, देन द पोटेंशियल ऑन ईच वन ऑफ कैन बी मेड जीरो। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल रहा है कि जैसे हमने इनको चार्ज करा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ होगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ होगा, और फिर क्या कह रहा है, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो देखो, फॉर टू मेक पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, टू मेक पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल कब जीरो होगा बताओ, व्हेन चार्जेस ऑन बोथ कैपेसिटर, व्हेन चार्जेस ऑन बोथ कैपेसिटर, ठीक है, इज इक्वल। ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, जब दोनों कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जब व्हेन चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर आर इक्वल, देन द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज टू बी मेड जीरो। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स Q1 इक्वल टू Q2। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 V1 इक्वल टू C2 V2 आ जाएगा। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 है, और फर्स्ट कैपेसिटर को 120 वोल्ट से हमने चार्ज किया है, इक्वल टू C2, और सेकंड को हमने 200 वोल्ट से क्या किया है, चार्ज किया है। तो यहाँ से हम देखो वन, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 ये हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, जो 3C1 इक्वल टू एक रिलेशन निकल के आ रहा है, 3C1 इक्वल टू 5C2 निकल के आ रहा है, ठीक है। 3C1 इक्वल टू 5C2, ठीक। जो कि ये जो करेक्ट आंसर है, देखो ऑप्शन किस तरीके से है, 3C1 इक्वल टू 5C2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें पोटेंशियल कब जीरो होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पोटेंशियल तभी जीरो होगा जब चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों कैपेसिटर के हम चार्ज को इक्वल कर देंगे, और फर्दर सॉल्व करके हम सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 is that an electron gun emits 3 into 10 raised to the power 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन गन है, वो 3 into 10 raised to the power 16 जो इलेक्ट्रॉन है एक सेकेंड में क्या कर रही है, एमिट कर रही है। दे विल मेक अ करंट। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात क्या होता है, जो करंट होता है क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। वी नो वेरी वेल करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर। तो देखो अब Q को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम जानते हैं, Q इक्वल टू एन होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, एन। तो यहाँ पर से एक करंट का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, Q इक्वल टू एन से, ठीक है। तो NE/T। अब हमको क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन गन्स एमिट्स इतने 3 into 10 raised to the power 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो हमको ये गिवन है, NY/T हमको गिवन है इन दिस क्वेश्चन। NY/T इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकेंड में कितना एमिट हो रहे हैं, 3 into 10 raised to the power 16, और इंटू ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यू नो वेरी वेल 1.6 into 10 raised to the power -19। तो 16 4 3 जा 48, 4.8 into 10 raised to the power -3 एम्पियर इज द करंट, ठीक है। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 4.8 इंटू 10 raised to the power -3, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63
is that the potential difference of a cell in an open circuit is 6 वोल्ट। ठीक है, ओपन सर्किट मीन्स ये ईएमएफ अभी भी, कभी भी अगर सेल है और सेल को अगर ओपन सर्किट है तो जो उसमें जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उसका ईएमएफ को रीड करता है। ठीक है, ये ईएमएफ गिवन है हमको, बट इट फॉल्स टू 4 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, तो देखो हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है 6 वोल्ट है। ठीक है, जब ओपन सर्किट है। ठीक है, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट मीन्स क्या होता है कि करंट जीरो होती है। जब करंट हमारे पास जीरो है तो एट दैट टाइम हमारे पास जो सेल है उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट है। और देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। और जब इसमें व्हेन करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक रिलेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट क्या, कि जो डेल्टा वी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, ई एम एफ माइनस आई आर होता है, ई माइनस आई आर, वेयर डेल्टा इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई इज द ई एम एफ, आई इज द करंट, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द केस। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस की कहानी सुनते हैं। फर्स्ट केस मीन्स जब हमारे पास क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, और ये ई एम एफ ई हो जाएगा माइनस आई जीरो हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा ओपन सर्किट के लिए। तो यहाँ एट दैट टाइम कितना आ जाएगा, ये एट दैट टाइम क्या आ जाएगा, जो ई एम एफ ऑफ द सेल आ जाएगा ओपन सर्किट के लिए तो 6 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो केस टू में क्या करना है, केस टू में डेल्टा वी कितना फॉल हो गया, 4 हो गया। और ई हमने अभी फाइंड आउट करा है, कितना आ रहा है 6 वोल्ट आ रहा है, माइनस आई कितना हो जा रहा है 2 एम्पियर आई हो जा रहा है, और आर को हमने फाइंड आउट करना है। तो 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 आर, और यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। क्लियर, तो इतना बेसिक से क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी में प्रेजेंट है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ओम, इज 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, मेटल और कंडक्टर शो अ पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल होता है, फॉर मेटल के लिए क्या होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मीन्स क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, मेटल के लिए वो इंक्रीज होती है। अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी, देखो तो रेजिस्टिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो एम अपॉन कितना होता है, एन ई स्क्वायर टाउ होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, और जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टा होता है। ठीक, तो अब हमसे क्या बोलता है कि हमसे द पॉजिटिव रेजिस्टेंस बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास पॉजिटिव होने का मीन्स क्या होगा, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, टाउ को यहाँ रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं यहाँ। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूंगा। ठीक है, फ्यूचर में रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो मेटल के लिए जो क्या होता है रेजिस्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा टाउ कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी सही होगा। ये सी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 65। 65, द एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, या फ्री स्पेस बोलते हैं। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो अगर हमारे पास क्या होता है, सपोज दैट ये कॉइल है, कॉइल सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर सिर्फ ओनली 1 टर्न्स होगा तो एन की जगह 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा आई। और देखो बी इक्वल टू कितना होता है,
ठीक है। बी डॉट डी ए इक्वल टू कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन ये डी ए आ जाएगा। 5 कितना होता है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू आर। आर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मीटर। आर क्या है, फिर से यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, तो आर की यूनिट फिर से क्या होगी यहाँ पर, मीटर हो जाएगी, अपॉन इसकी क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास वेबर, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा वेबर पर एम्पियर। ये क्या होता है, देखो एल इक्वल टू क्या होता है, 5 आई होता है। एल इज द इंडक्टेंस, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, 5। देखो वेबर पर एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस लिख सकते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है हेनरी होती है, तो हेनरी अपॉन मीटर। ठीक है, तो हेनरी अपॉन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, हेनरी अपॉन मीटर। ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन 2, हेनरी, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, 66 विच रिप्रेजेंट क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा है। देखो अगर देखो डाय की बात, अगर डायमैग्नेटिक की बात होगी, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। और जो पैरा के लिए बात हो रहा है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो होती है, जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जो कि हमसे पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट अगर हमसे फेरो के लिए पूछ लेगा, फेरो, फेरो मैग्नेटिक के लिए क्या होता है हमारे पास, जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है 1/T - TC होता है। और ये टीसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। इस क्यूसी को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर बिलो विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक, बट above the Curie temperature ferromagnetic temperature becomes पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो यहाँ हमसे पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए जो होगा क्यूरी लॉ क्या होता है, जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी चाहे होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर के होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, question number 67 means magnetism and matter is very important topic for any exam, मोस्टली लेक्चरर से यहाँ 3-4 क्वेश्चन मार्क्स के एक ही यूनिट से आए हुए हैं। देखो फिर से आ गया है, देखो द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज निगेटिव। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव और वेरी स्मॉल किसके लिए होती है, डायटोमिक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होती है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव भी होती है, वेरी स्मॉल होती है। और ये चाई एम वर्सेस अगर टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव से शुरू होगा। देखो ये माइनस चाई एम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो क्या होती है, वेरी स्मॉल, लेस देन 1, बट नेगेटिव एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर ऑन ऑफ 68, 68 क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ हाई रेजिस्टेंस। देखो हमारे पास क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में अगर हम क्या कर देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस अगर हम लगा देते हैं, तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है वो क्या बन जाता है, ये जो सिस्टम है ये वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, तो वोल्ट मीटर बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक आंसर को आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगर गैल्वेनोमीटर, ठीक है, हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में लगभग लगभग क्या होते हैं, रैंडमली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कनेक्ट करेंगे। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, जब हम किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको इंक्रीज कर दिया टिल मैग्नेटाइजेशन बिकम्स कांस्टेंट। ठीक, सपोज दैट, अगर देखो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से डाइपोल्स हैं प्रेजेंट इन द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस।
जब हमने इसमें कोई फील्ड ही नहीं लगाया था, तो देन द जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं, दे आर रेंडमली, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ बी नॉट, इन द अब्सेंस ऑफ वी नॉट। अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो दीज मैग्नेटिक डाइपोल्स, ठीक है, आर रेंडमली मूव इनसाइड द, रेंडमली मूव इन एनी डायरेक्शन inside the paramagnetic materials when b naught is the external magnetic field, then at that time क्या होगा, इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ये क्या होगा, जीरो होगा। अब क्या होगा, व्हेन वी प्लेस्ड, ठीक है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो देन ड्यू टू देयर थर्मल एजाइटेशन, ठीक है, दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो इन दिस केस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन अब कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटाइजेशन जब हमने क्या करा, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू देयर थर्मल एजाइटेशन, ड्यू टू देयर थर्मल मोशन, ठीक है, बट नाउ द टेम्परेचर इज डिक्रीज, ठीक है, नाउ द टेम्परेचर इज डिक्रीज द मैग्नेटाइजेशन विल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, जितने भी जो मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस थे वो सबके सब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया, अलाइन हो गए। अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द थर्मल मोशन ऑफ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स गेट रिड्यूस, ठीक है, जो इनका जो थर्मल मोशन होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच क्या होगा, जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, तो जो मैग्नेटाइजेशन है उसका, जो मैग्नेटाइजेशन है उसमें डिक्रीज टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। तो अगर आप फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है जो की जो डायरेक्शन है वो क्या हो पाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से चेंज नहीं हो पाएगा। तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा अगर हम फर्दर टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। गेटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज दैट अ प्रोटॉन, ठीक है, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग द पैरेलल, ठीक है, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये पैरेलल एंटर कर रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, ठीक है। ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के क्या करता है, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा होता है, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा होता है, तो जो उसका जो पाथ होता है, ठीक है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो पाथ होगा, ठीक है, ये पाथ कैसा होगा, फर्स्ट बात तो क्या है, इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, बिकॉज द पार्टिकल, ठीक है, एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो देखो फर्स्ट ये सेकंड वाला पॉसिबल हो नहीं सकता है, और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हेलिकल पाथ दिया है, तो पाथ तो क्या हो गया, सर्कुलर हो गया। हाँ, तो अगर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ अगर हम एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू यू बी साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो एम वी अपॉन कितनी आ जाएगी, क्यू बी आ जाएगी। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी रेडियस भी पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में। अगर रेडियस मिल गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस से कितनी ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर अपॉन वी आ जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड मीन्स हम इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, ये 2 पाई एम अपॉन क्या आ जाएगा, क्यूब बी आ जाएगा। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 1/टाइम पीरियड, क्यू बी अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई एम आ जाएगा। क्यू पी अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई एम इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। गेटिंग। तो अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो हमारे पास दो पार्टिकल है, हमारे पास क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक क्या है, प्रोटॉन है।
एक है इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, 2 पाई भी सेम ही है। तो इसका मतलब वी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास के है। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन रो एम इज द पी इज द पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, एम स्टैंड फॉर मास, ये इतना 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब होगा क्या, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका मास कम होगा, मास किसका कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव स्मॉलर मास। अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। मास किसका कम है, -31 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द -27। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटॉन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, अगर जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मास कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मास इलेक्ट्रॉन का कम होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी भी क्या हो जाएगा, सी भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 70 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो यूकेपीएससी लेक्चरर पीजीटी फिजिक्स 2021 61 to 70 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किए, ठीक है। और आप डेफिनेटली ये जो सीरीज चल रही है और जो आप ये इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो डेफिनेटली ये जो सीरीज चल रही है आप कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स करें कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है और आप आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने स्कोर को भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। और जो बीच में मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो डेफिनेटली उनका आंसर आप, अगर आप रियली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो जिससे ये होगा कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनके भी क्वेश्चन में जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि प्रीवियस ईयर करने का यही एक फ़ायदा है कि एग्जामिनर उसी के आसपास के क्या करता है, टॉपिक को पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस का आंसर करिए, और ये स्कोर भी मेंशन करिए कि आउट ऑफ 10 आपके कितने स्कोर किया आपने, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।